शाम के 7 बज रहे हैं। महानगरों की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अमन। महानगरों की बड़ी खबर दिखाने वाले इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपको महानगरों की हर छोटी बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। आज आपको मौलाना साद के चीन कनेक्शन की एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाएंगे। बताएंगे मौलाना साद की दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में चीन के कितने जमाती थे। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, मौलाना साद के दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में चीन के कितने जमाती थे। मुंबई एडिशन में बात करेंगे शिवसेना की, जो गलवान घाटी में पराक्रम दिखाने वाली बिहार रेजिमेंट की तारीफ से परेशान है। लेकिन सबसे पहले आपको मौलाना साहब के चीन कनेक्शन पर एक एक्सक्लूसिव खबर हम लोग बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में चीन के 7 नागरिक शामिल हुए थे। चीन के दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच में मरकज और चीन कनेक्शन की बात सामने आई है। मौलाना साद ने चीन के जमातियों को मरकज में रहने की इजाजत दे दी थी। चीन कनेक्शन समझ रहे हैं आप। मार्च के दूसरे हफ्ते में निजामुद्दीन मरकज में जमाती इकट्ठा हुए थे और यही वो वक्त था जब चीन में कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ था। ये जानते हुए भी कि संक्रमण की शुरुआत चीन से हुई है, चीन के जमातियों को ठहरने की इजाजत दी मौलाना साद ने, महामारी के मौलाना ने। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब किस तरह से तमाम नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई थी और वहां पर सैकड़ों की संख्या में जमाती वहां पर इकट्ठा हुए थे। बहुत बवाल हुआ था। आप जानते हैं देश में बहुत सवाल उठाए गए थे कि नियम कायदे कानून, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क, कुछ नहीं, बल्कि छिपके ये लोग यहाँ पर थे जमाती। जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई, एक्शन लिया गया, FIR हुई, तमाम चीजें हुई। लेकिन अब चीन कनेक्शन सामने आ गया जमात का। दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज देश में कोरोना फैलाने वालों का सबसे बड़ा सेंटर कैसे बना? चीन के कोरोना वायरस ने इस बिल्डिंग में मौजूद जमातियों को कैसे अपना शिकार बनाया, इसकी पूरी वजह अब साफ होने लगी है। दिल्ली के तबलीगी मरकज में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 चीनी नागरिक मौजूद थे। वो भी जब चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 80,000 के पार हो चुकी थी। जब दुनिया का हर देश चीन से दूरियां बढ़ा रहा था, तब मौलाना साद ने 7 चीनी नागरिकों को अपनी जमात में शामिल किया था। उनकी मेहमान नवाजी की थी और अंजाम ये हुआ कि चीन का कोरोना वायरस जमात में फैले लोगों के बीच फैल गया। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि टूरिस्ट वीजा पर भारत आए 7 चीनी नागरिकों को मौलाना साद ने अवैध तरीके से मरकज में रखा। निजामुद्दीन मरकज का चीनी कनेक्शन। क्राइम ब्रांच की जांच में ये बात सामने आई है कि जिस वक्त चाइना में कोरोना वायरस अपने उफान पे था, उस वक्त 7 चीनी जमाती निजामुद्दीन मरकज में आए थे और उनके आने की इजाज़त खुद मौलाना साद ने दी थी। उनके रहने का इंतज़ाम मौलाना साद ने ही करवाया था और इसकी जानकारी मौलाना साद ने एजेंसियों को नहीं दी, उनसे ये बात छुपाई गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या चीन ने जानबूझकर अपने नागरिकों को भारत भेजा था और क्या चीन ने भारत में कोरोना फैलाने के लिए मौलाना साद का इस्तेमाल किया? क्या मौलाना साद का चीन और उसकी साजिश से कोई कनेक्शन है? क्योंकि जिस वक्त दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में 7 चीनी नागरिक मौजूद थे, उस समय दिल्ली में कोरोना के गिने चुने ही मरीज थे। 13 मार्च तक दिल्ली में कोरोना के 6 मामले थे। पूरे देश में संक्रमण के 81 केस थे, जबकि चीन में कोरोना संक्रमण के मामले 80,945 हो चुके थे। 13 मार्च तक दिल्ली में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई थी, जबकि पूरे देश में कोरोना से सिर्फ 2 मरीजों की जान गई थी। चीन में 13 मार्च तक 3,180 मरीजों की मौत हो चुकी थी। चीन के नागरिक किस रास्ते भारत आए, इसकी जांच हो रही है। लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि टूरिस्ट वीजा पर भारत आए चीनी नागरिकों ने नियमों का उल्लंघन किया और जमात में शामिल हुए। इस अपराध में मौलाना साद ने उनकी मदद की, इसीलिए वो कानून तोड़ने के आरोपी हैं। प्रमोद शर्मा के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और मौलाना साद के चीन कनेक्शन वाली एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाई है जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ निकल कर आया पुलिस जांच में? देखिए मन, इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच की है, चार्जशीट भी दाखिल की है। परसों साकेत कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी, जिस पे कॉग्निजेंस कल लिया गया है और इस चार्जशीट में लगभग 59 चार्जशीट दाखिल किए गए और जिसमें से 36 देशों के विदेशी नागरिक हैं।
दिल्ली पुलिस अपनी पूरी जांच कर रही है और जांच में इस बात का जिक्र किया गया कि 7 चीनी जमाती जो मरकज निजामुद्दीन मरकज में आए थे, जिसकी जानकारी मौलाना साद ने एजेंसियों को नहीं दी, एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। ये उस वक्त किया गया जब पूरे चाइना में कोरोना वायरस अपने उफान पे था, काफ़ी संख्या, काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, 80,000 से ज़्यादा मामले थे। उस वक्त मौलाना साद ने इस तरह की हरकत की। चीनी नागरिक वहाँ उनके पास आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, उसकी जानकारी सरकार तक, जो एजेंसियाँ हैं ठीक मरकज़ के साथ निज़ामुद्दीन थाना है, वहाँ तक इस बात की जानकारी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की और अब पुलिस वो कनेक्शन जोड़ने के किस रास्ते ये चीनी नागरिक आए, क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी छुपी थी, क्या थ्योरी थी, जिस तरीके से चीन की हरकत सामने आई है उसको लेकर अब इस थ्योरी के तहत भी दिल्ली पुलिस जांच करे। दिल्ली पुलिस के पास लोग तो विदेशियों से ही परहेज कर रहे थे, जो भी फॉरेन से आ रहा था उसको एक पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए जो है सेल्फ आइसोलेशन में रहा जा रहा था। यहाँ तो चीन से आए नागरिकों को, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, चीन से आए नागरिकों को यहाँ पर जगह दी गई जमातियों के साथ। अब आपको जल्दी से दिल्ली में कोरोना का अपडेट दे देते हैं, आप जानना जरूर चाहते होंगे क्योंकि दिल्ली ने तो मुंबई को पछाड़ दिया। जी 24 घंटे में आपको जानकर हैरानी होगी, 3,390 मामले सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में, 64 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में। दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले हो चुके हैं 73,780, 44,765 मरीज इलाज से ठीक भी हुए। अब तक 2,429, 2,429 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। 26,586 मरीजों का इलाज जारी है। 25 जून को दिल्ली में 17,305 टेस्ट हुए। कोविड अस्पतालों में करीब 7,500 बिस्तर खाली है, ऐसा सरकार का दावा है। आपको बता दें, दिल्ली में हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भरोसा है कि स्थिति काबू में है। अच्छी बात यह है कि 74,000 टोटल केस अभी तक हुए, इनमें से 45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो लोग बड़ी तेजी से जल्दी ठीक हो रहे हैं। ज़्यादा टेस्ट करने की वजह से ज़्यादा संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन लोग ठीक बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो सीएम साहब कह रहे हैं कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए केसेस ज्यादा आपको दिख रहे हैं दिल्ली में, घबराइए नहीं। पीएम मोदी ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए थे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद 6 जिलों के गांव वालों से पीएम मोदी ने बल्कि बातचीत भी की। यूपी में 30 लाख से ज्यादा प्रवासी लौटे हैं। आप जानते हैं यूपी के 31 जिलों में 25,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। योजना को 31 जिलों में लागू किया गया है। योजना के तहत 1.25 करोड़, 1,25 लाख, 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का टारगेट है। और एक साथ 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। यह भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक, दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। तो यहां तो रोजगार की बात की जा रही है, लेकिन तेल की कीमतों का क्या करें? हर दिन बढ़ रही है, रिकॉर्ड बना रही है। बढ़ने का दौर लगातार जारी है। 20वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आया है। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए के पार पहुंच चुका है। 80 रुपए के पार पेट्रोल। डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर। डीजल 80 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर।
दिल्ली में अब पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत 80 रुपये के पार पहुंच गई है। 20वें दिन पेट्रोल की कीमत 21 पैसे बढ़ी, जबकि डीजल में 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई और इसी के साथ पेट्रोल के दाम भी 80 रुपये को पार कर गए। डीजल अब भी दिल्ली में पेट्रोल से महंगा है। दिल्ली में लगातार पिछले 20 दिनों से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है। कल के मुकाबले भी अगर आज बताएं तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं। कल के मुकाबले आज पेट्रोल में 21 पैसे का इजाफा हुआ है, वहीं डीजल में अगर आपको बताएं तो 17 पैसे का इजाफा हुआ है। और आज जो पेट्रोल का रेट है दिल्ली में वो 80 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर है और डीजल का जो रेट है वो आज 80 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर है। तो डीजल कहीं आगे बढ़ चुका है अब पेट्रोल से। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से लोग नाराज हैं। तेल की कीमत बढ़ने से जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। पेट्रोल इतना बढ़ रहा है, गाड़ी से डेली अप एंड डाउन ऑफिस जाना पड़ता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम तो आती है, थोड़ा जेब पर फर्क पड़ता ही है इस वजह से। जी अब जीना मुहाल हो गया है जो है महंगाई के कारण। अब रिटायर आदमी हैं लेकिन चलना तो पड़ता ही है, कैसे न कैसे करके गुजारा कर रहे हैं, जो है जो अपने अन्य खर्चों में कटौती करके पेट्रोल में लगाए दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है। बावजूद इसके देश में तेल की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। कोरोना की वजह से कई राज्यों की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया था, जिसकी वजह से तेल अब और महंगा हो गया है। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ पीयूषा शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के पास गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पति पत्नी की खुदकुशी पर कई सवाल उठ रहे हैं। घर में दोनों के अलावा 8 महीने का बेटा रहता था। पुलिस को घर से सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। खुदकुशी से पहले पत्नी ने अपनी बहन को एक मैसेज किया था। 8 महीने के मासूम को भला कोई मां कैसे छोड़कर जा सकती है? पति पत्नी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने दुनिया छोड़कर जाने का फैसला कर लिया? दोनों को आखिर परेशानी क्या थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। पति पत्नी के शव पंखे पर लटके हुए पाए गए हैं। 2 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी, 9 महीने का बच्चा भी हुआ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ज्ञान खंड 1 के इसी फ्लैट में आज पति पत्नी का शव मिला। दोनों ने खुदकुशी की थी। घर में 8 महीने का बच्चा भी था। तस्वीर में नजर आ रहे निखिल और पल्लवी की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। निखिल नोएडा की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जबकि पत्नी पल्लवी ने 1 साल पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस के मुताबिक पल्लवी ने देर रात अपनी बहन को मैसेज किया था कि सुबह उनके घर आ जाए क्योंकि बच्चा अकेला मिलेगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने फोन नहीं उठाया। परिवार वाले घर आए तो दोनों की खुदकुशी का पता चला। दोनों ने खुदकुशी का फैसला क्यों किया, ये पुलिस के साथ परिवार के लिए भी एक राज है और इसकी जांच फिलहाल जारी है। गाजियाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मुंबई की खबरों के लिए मुंबई एडिशन का वक्त है। नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। जी न्यूज के मुंबई एडिशन में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि बिहार रेजिमेंट के शहीद जवानों पर सियासत क्यों हो रही है, मुंबई के रेड जोन में रहने वालों के लिए क्या है काम की खबर, और बात करेंगे IIT बॉम्बे के नए आविष्कार ध्रुव की। अगले 15 मिनट आप जी न्यूज के साथ बने रहिए। 15 जून की रात गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के सामने पराक्रम दिखाने वाली बिहार रेजिमेंट की चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रेजिमेंट की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन शिवसेना को इस बात पर एतराज है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। गलवान घाटी में देश के खातिर जान न्यौछावर करने वालों पर पूरे देश को गर्व है। बहादुरी से लड़ने वाले योद्धाओं की तारीफ पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के वीर सपूतों की तारीफ की थी। LAC पर तैनात बिहार रेजिमेंट के जवानों को नमन किया था।
जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री के शब्दों से भले ही पूरे देश की संवेदना मेल खाती हो, लेकिन उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत को हवा देकर सियासत करने वाली शिवसेना को ये तारीफ चुभ रही है। सामना में शिवसेना नेता संजय राउत ने संपादकीय लिखकर पीएम पर निशाना साधा है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ बिहार में होने वाले चुनाव की वजह से की है। सेना की सभी रेजिमेंट देश की होती है, किसी प्रांत, राज्य या किसी धर्म की नहीं होती है। आज के सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसके अंदर मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की गई है। इसमें कहा गया है कि जहाँ जहाँ मोदी जी को जरूरत लगती है वहाँ मोदी जी उस प्रदेश के बारे में प्रशंसा करते हैं और उसके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। बिहार में इलेक्शन है इसलिए बिहार रेजिमेंट के बारे में मोदी जी कह रहे हैं, तो ये मोदी जी की आदत है मौका देखकर चौका मारने की। बीजेपी ने शिवसेना पर पलटवार किया है और सेना पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी है। हमारा देश इस समय एक और कोरोना संकट से जूझ रहा है, दूसरी ओर सीमाओं पर दुश्मन के साथ भी मुकाबला कर रहा है। ऐसे समय में, ऐसे हालात में देश के सभी दलों ने, सभी लोगों ने एक साथ देश के साथ खड़े होने का यह समय है। पर दुर्भाग्य है कि शिवसेना इस दल को ऐसे समय में भी सियासत करनी है। उत्तर भारतीयों की आलोचना शिवसेना का सियासी चरित्र है और यही वजह है कि सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली शिवसेना को बिहार रेजिमेंट की तारीफ हजम नहीं हो रही है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी मदद का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने ऐसे पुलिस वालों के परिवार को 65 लाख रुपए और रिटायरमेंट की तारीख तक सरकारी घर में रहने की छूट देने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 54 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की मार पुलिस वालों को भी झेलनी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में 38 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जबकि 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। अब तक 54 पुलिस कर्मचारी कोरोना से जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस के 4288 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें से 991 पुलिस वालों का इलाज अभी भी जारी है, जबकि 3239 पुलिसकर्मी इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार के लिए मदद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र शासन ने उनके परिवार को मदद करने के लिए करीबन 65 लाख रुपए देने का भी निर्णय किया है। उनका परिवार जो शासकीय निवास स्थान में रहता है, उनको उसी निवास स्थान में उनके रिटायरमेंट तक रहने का निर्णय भी राज्य शासन ने लिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया ये ऐलान कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले इन पुलिस वालों के लिए बड़ी राहत है। कोरोना से बचने के लिए जहां लोग घरों में रहकर सुरक्षित रहते हैं, वहीं पुलिस वाले मुश्किल हालात में मुश्किल जगहों पर ड्यूटी के लिए तैनात भी रहते हैं। ऐसे में उन्हें कोरोना संक्रमित होने का खतरा भी ज्यादा रहता है। इस हालात में महाराष्ट्र सरकार के जरिए मदद देने की बात उनके घर वालों को राहत दे रही है। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। अब बात करेंगे सरकार के उस आदेश की जिसका इंतजार मुंबई की जनता पिछले 3 महीनों से कर रही थी। लॉकडाउन की वजह से लोग हेयर कटिंग नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है। 28 जून से मुंबई में सैलून खुल जाएंगे। हालांकि महिलाओं को ब्यूटी पार्लर जाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मुंबई में 28 जून से सैलून खोलने का महाराष्ट्र सरकार ने फैसला कर लिया है। हालांकि ये छूट सशर्त दी गई है और सैलून मालिकों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सैलून में हेयर कटिंग के दौरान सैलून कर्मचारी और ग्राहक दोनों को मास्क पहनना होगा। सैलून कर्मचारी को ग्लव्स और एप्रन पहनना होगा। डिस्पोजेबल नैपकिन और तौलिए रखने होंगे। सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखना होगा। सैलून में जब एक ग्राहक की कटिंग हो रही होगी तो दूसरे लोग बाहर इंतजार करेंगे। हर ग्राहक के बाद कुर्सी को सैनिटाइज करना होगा।
ये इजाजत फिलहाल बिना एसी वाले सैलून को ही दी गई है। ऐसे आरटी और शर्त लगाकर, कुछ शर्तें लगाकर उनको परमिशन दी जाएगी। ये भूमिका माननीय मुख्यमंत्री ने भी समर्थन देकर कहा और मुझे लगता है कि 28 तारीख से सब नाभिक समाजों का व्यवसाय ये शुरू होगा। फिलहाल सैलून में जिन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं उनमें शामिल है हेयर कटिंग, हेयर डाइंग, वैक्सिंग और थ्रेडिंग, लेकिन शेविंग और स्किन से जुड़े किसी भी सेवा की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है। बंदिशों के साथ ही सही, लेकिन सैलून खुलने से सैलून मालिक खुश हैं। हम लोग क्लाइंट को और गवर्नमेंट को ये साबित कर सकते हैं कि बम्बई में या तो महाराष्ट्र के अंदर सैलून कितने हाई प्रोटोकॉल पे, हाई लेवल पे हाइजीन लेके कस्टमर्स की सेवा कर रहे हैं और सरकार के साथ कोरोना को फ्री होने के लिए मदद कर रही है। महाराष्ट्र में 20 लाख सैलून है, जिससे 80 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है। पिछले 3 महीने से सैलून बंद होने से परेशानी का सबब बढ़ता गया था। परेशानी का आलम यह रहा कि इसमें से कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी। कैमरामैन सनी पासवान के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई।